सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक आपके ग्रुप में हमने भेज दिया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मास पाचक, मास धातु पढ़ रहे हैं। तो मास धातु में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है कि मास धातु से उत्पन्न क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो मास धातु की अग्नि मंद हो जाती है तो मास धातु की वृद्धि हो जाती है। मास धातु की अग्नि तेज हो जाती है तो मास धातु का क्षय हो जाता है। तो जब अग्नि मंद हो जाती है तो मास धातु की वृद्धि हो जाती है, यानी कि आपको ट्यूमर, सिस्ट ये सब उत्पन्न होते हैं शरीर में, और शरीर भी मोटा होता है। तो क्या करें? तो हम उस अग्नि को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। जो मास अग्नि जो मंद पड़ गई है, जो अग्नि मंद पड़ गई है, तो उस अग्नि को हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमने एक कल्प पढ़ा है, शास्त्रोक्त कल्प है मास पाचक जी। तो मास पाचक क्या है? तो मास धातु, उपधातु और मलों की अच्छी औषधि है। जब मासगत अग्नि मंद हो जाती है तो जो भी पाचक है तो उसकी अग्नि बढ़ाने के लिए देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अग्नि बढ़ी हो और हम ये प्रयोग करें, तब अग्नि और बढ़ करके उस धातु का क्षय हो जाएगा। तो मांस पाचक का प्रयोग मांस क्षय में नहीं करना है, यानी कि दुबले पतले व्यक्ति में नहीं करना है। क्योंकि मांस पाचक क्या है जी? तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है। जैसा कि मैंने इस इसमें आप देख सकते हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये जो है क्षारधर्मी औषधि है। मतलब यह तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान। क्षारधर्मी मतलब जिसमें तेज महाभूत है, वायु महाभूत है और आकाश महाभूत है। तो ये तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है। इसका हमने सभी, इसमें जितने भी औषधि हैं 9 औषधियों से मिल करके ये कल्प बनाया गया है। इसका मैंने विस्तार से बता दिया है। तो जो सभी क्या है जी? तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है। तो आकाश महाभूत प्रधान है, इसका मतलब क्या है? जो पृथ्वी महाभूत है इसको ठीक करेगा। आप महाभूत जो बढ़ गया उसको ठीक करेगा। तो जो गांठ है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो 2 प्रमुख व्याधि में मांस पाचक का प्रयोग करने वाले हैं। पहली है ग्रंथि में। तो ये ग्रंथि कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ग्रंथियाँ 9 प्रकार के होगा ग्रंथि। तो आज हम इसी जो है ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, और एक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, फाइब्राइड के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। गर्भाशय गत जब क्या है कि गांठ हो जाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मांस पाचक का प्रयोग हम देखने वाले हैं कि मांस पाचक का प्रयोग कैसे यहाँ पे होगा। ग्रंथि की परिभाषा बता दिया गया है, और ये सूत्र जो है अष्टांग हृदयम उत्तर स्थान में है। तो ग्रंथि का परिभाषा क्या है? देखिए, यहाँ पर 2 प्रमुख अंतर आपको समझना जरूरी है। हालांकि अभी मांस पाचक पढ़ा रहा हूँ, तो ग्रंथि के बारे में मांस पाचक में पढ़ना है। और आपने सुना होगा ट्यूमर, और आपने सिस्ट भी सुना है, पर ये दोनों एक है या दोनों अलग है? आपने गांठ, रसोली और ट्यूमर अलग अलग नाम सुना होगा। ट्यूमर को अर्बुद कहते हैं, पहले भी मैंने संकेत दिया है। तो ये दोनों क्या है? एक ही है या अलग अलग है? एक ही चिकित्सा होगी, अलग अलग चिकित्सा होगी? तो ऐसा है, दोनों अलग अलग है। अर्बुद यानी कि ट्यूमर अलग चीज़ है, और गांठ यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ग्रंथि, ये अलग चीज़ है। तो क्या है ये अलग चीज़, कैसे है? तो आप ऐसा समझ लीजिए, आज सिंपल भाषा में समझिए, फिर इसके विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो गांठ है मुख्य रूप से मांसज है, मतलब मांस धातु दुष से रहता है। जो गांठ है वो मांस धातु समझिए, है ना। दोष तो है त्रिदोष, बात पित्त कफ, लेकिन जो दुष्य है, धातु है मुख्य रूप से, वो मांस है, मांस धातु है। और जो अर्बुद है, जो ट्यूमर जिसे कहते हैं, वो मेद है जी। वो प्रमुख धातु क्या रहेगा?
प्रमुख धातु जो दूषित रहेगा वो मेद रहेगा, ना कि मांस रहेगा। तो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो मेद धातु के जो ट्यूमर होता है तो वहाँ पे मांसपाचक नहीं देना जी, वहाँ पे लाभ भी नहीं करेगा, वहाँ पे मेद पाचक दिया जाएगा। भले वो दुबला पतला रहेगा, लेकिन उसका जो है मेद अग्निमंद हुआ है, इस कारण से मेदोगत ट्यूमर यानी कि अर्बुद का निर्माण हुआ है, तब हम जो है वहाँ पे मेद पाचक देते हैं, मांस पाचक नहीं देते हैं। तो इसका जो है थोड़ा सा अंतर है ना। ग्रंथि को देख करके, यानी कि जो उभार आता है, गांठ जो दिखता है उसको देख करके और स्पर्श करके हम पता कर लेते हैं कि ये मांसज है या मेदज है, यानी कि मांस धातुगत है या मेद धातुगत है। तो देखिए ऐसा बताया गया ग्रंथि संप्राप्ति में कि कफ प्रधान बात आदि दोष। देखिए जन्म प्रकृति ज़्यादा इसमें कफ का रहेगा, है ना, बात का नहीं रहेगा, जन्म प्रकृति कफ का रहेगा। तो कफ प्रधान बात आदि दोष तथा मेदस माने मेद मांस रक्त धातु में स्थित होकर, और धातु क्या रहेगा तो मेद भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से मांस रहेगा, मांस रहेगा। तो मांस में रहेगा तो ग्रंथि कहलाएगा, मेद में रहेगा तो अर्बुद कहलाएगा, ठीक है। तो मांस मेद रक्त में भी होता है, देखिए रक्त में स्थित होकर, तो रक्तार्बुद आपने नाम सुना होगा, रक्तार्बुद, है ना। तो ये भी रक्तार्बुद भी होता है, रक्त में गांठ, तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो रक्त धातु में स्थित होकर शरीर के जिस अवयव में, देखिए यहाँ पे आया है शरीर के जिस अवयव में, कि वो अवयव कोई भी हो सकता है ना। तो जिस अवयव में गोल तथा ऊंचाई युक्त शोथ को पैदा कर देते हैं, है ना, शोथी एक प्रकार से समझिए यहाँ पे, वह गांठ के आकार वाला होने के कारण उसे ग्रंथि कहते हैं जी। गांठ, ग्रंथि, रसोली इस नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये, तो मुख्य रूप से वैसे देखा जाए दोष क्या है, तो दोष यहाँ पे देखिए बात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। पित्त वैसे नहीं रहेगा, ज़्यादा बात और कफ, देखिए यहाँ पे आया है कफ प्रधान बात, यानी कि इसका मतलब हुआ कि कफ ने बात के रास्ता को रोक लिया, कफ ने बात के रास्ता को रोक लिया। एक बार मैंने आपको थायराइड के बारे में बताया था, कफ आवृत उदान वायु, हाँ जी। तो क्या है, ये कौन सी वायु है, इसके बारे में भी बताने वाले हैं, है ना। तो कफ ने क्या किया, बात के कफ प्रधान बात आदि दोष मांस मेद रक्त में स्थित होकर जिस शरीर के जिस अवयव में गोल ऊंचाई युक्त शोथ पैदा होता है, ग्रंथि पैदा होता है, गांठ कहते हैं इसे। और संख्या संप्राप्ति देखें कितने प्रकार के होते हैं गांठ, तो बताया है 9 प्रकार की ग्रंथियां होती है जी। गांठ 9 प्रकार के होता है, तो कौन कौन से हैं ये पढ़ दीजिए। वह ग्रंथियां 9 प्रकार की हो, हाँ पढ़िए मंगल जी पढ़िए। यथा वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज, मेदोज, अस्थिज, सिराज तथा वर्णज। 9 प्रकार की ग्रंथियां होती है। हालांकि आपके पास ये सभी प्रकार के नहीं आएंगे। मुख्य रूप से क्या होते हैं, वातज, कफज, मासज, मेदोज और थोड़ा बहुत रक्तज आएंगे। हालांकि रक्तज भी हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन हमारे पास जो आए हैं, और मैंने यहाँ पे मांस पाचक मेद पाचक दे करके ठीक किया है। तो देखिए संख्या संप्राप्ति देखें कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 9 प्रकार के होते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रंथियाँ हैं, जो गांठ है, 9 प्रकार के हैं। पहला है वातज, बात वाले को, है ना, पित्त वाले को, माने वातज पित्तज कफज, ये दोष हो गया कि वातज भी हो सकता है, पित्तज भी और कफज। वातज कैसे होगा, तो और पित्तज और कफज में ये सब का लक्षण भी कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से लक्षण हम मासज ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मांसपाचक के संदर्भ में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो केवल हम एक दृष्टिकोण से देखेंगे कि मांसपाचक का प्रयोग हम कैसे करेंगे। इसकी पूरी चिकित्सा भी हम आगे चल करके बताएंगे, मेदज में भी, अस्थिज में भी। तो देखिए सबसे पहले
आपने कई देखा होगा कि कुछ ऐसे स्थान पे भी उत्पन्न हो जाते हैं गांठ, ग्रंथि, जो मर्म स्थान होते हैं, तो वो ठीक नहीं हो सकते हैं, है ना। तो मर्म स्थान कहाँ, तो जैसे आपका घुटना है ना, घुटना है तो घुटने के आसपास में जो गांठ उत्पन्न हो जाता है मर्मों के पास में, तो वो ठीक नहीं हो सकता है। और भी कहाँ, तो आपका जो है वैसे यहाँ पे शंख मर्म पे, यहाँ पे है ना, कनपट्टी इसके कहते हैं, इधर इधर भी हो सकता है, या शंख मर्म आँख के थोड़ा सा ऊपर इधर शंख मर्म में यहाँ पे गांठ होता है। फिर आपका जो है ये जो है अधिपति मर्म पे भी हो सकता है, जहाँ पे शिखा रखते हैं, यहाँ पर भी गांठ। तो अगर यहाँ यहाँ होता है जो मर्म स्थान है, और भी जैसे मर्म स्थान है, ये कान के पास में विधुर मर्म है, तो कान के पास में हो जाता है, तो ये भी जो है साध्य नहीं होता है, मतलब कष्ट साध्य या असाध्य होता है। कान के पास में जो हो गया, कान के नीचे विधुर मर्म के पास हो गया, है ना। इसी प्रकार से कुछ गले में भी होता है, गले में भी गांठ होता है, तो कुछ गले में भी जो गले वाले मर्म के पास हो जाता है, इधर या इधर, है ना, तो ये भी असाध्य होता है। तो हम तो कोशिश करते हैं हो ही ना किसी को, इसलिए हम पहले ही सचेत करते हैं ना, आयुर्वेद तो पहले ही सचेत करता है। लेकिन जो आयुर्वेद भी जवाब दे दिया है, कहा है कि जो मर्मों के पास जो गांठ उत्पन्न हो जाता है वो ठीक नहीं हो सकता है, और ये कष्ट साध्य होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है, क्योंकि मर्मों पे उत्पन्न हो गया है, और जल्द ही जो है फैलने वाला होता है, और जल्द ही मतलब क्या है, रोगी को मार डालने वाला होता है मर्मों के स्थान पे। इसलिए क्या है कि जो मर्म के स्थान पे किसी को गांठ हो गया तो उसकी चिकित्सा नहीं करना है, भागवत ने तो मना किया है। लेकिन आप जो है रोगी को जवाब दे करके कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है, भागवत ने इसे मना किया गया, त्याज्य, क्या है, त्याज्य बताया। ऐसा नहीं होता है कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज होता है, नहीं। जब वो असाध्य हो गया तब क्या है कि हमारे पास आए हैं, तो ऐसे रोगी त्याज्य ही है, ऐसे रोगी त्याज्य ही है। समय रहते हुए हमारे पास नहीं आया तो वैसे रोगी त्याज्य है जी, आयुर्वेद के अनुसार। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले उसका चिकित्सा नहीं करना है गांठ में, जिसका किसी भी मर्म पे है। तो सबसे पहले मर्मों का भी अध्याय में बताऊंगा कहाँ कहाँ पे मर्म है, लेकिन एक तो गले में है ना, वो पूरा क्या है कि मर्म अध्याय में बताएंगे कि कहाँ पे गले में कहाँ पे है, दोनों साइड होता है। विधुर मर्म होता है, शंख मर्म होता है, स्थपनी मर्म होता है, अधिपति मर्म होता है, 107 मर्म पॉइंट होता है, हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में होता है। तो उन स्थानों पे यदि है तो उसका इलाज करना सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रोगी को सही तरीके से जानते हैं और रोगी कहता है कि नहीं हमारा कर दीजिए चिकित्सा, तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आप मांसपाचक का प्रयोग दे सकते हैं। मांसपाचक का प्रयोग करके, और भी आप जो करते हैं, देखिए हम अभी जो भी चिकित्सा बता रहे हैं पूर्ण चिकित्सा नहीं बता रहे हैं। अभी मैं आपको जो जो धातु और पाचक आ रहे हैं उसके संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। बाकी पूरा अध्याय मैं कहूँगा, है ना, पूरा अध्याय कहूँगा, है ना, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे आप जो भी चिकित्सा कर रहे हैं, देते होंगे, उसमें बस अभी आपको जोड़ते जाना है कि हाँ अभी तक जो है मांसपाचक का प्रयोग नहीं किया है ग्रंथि में, तब हमें करना है मांसपाचक का प्रयोग, क्योंकि हमने पढ़ लिया है मांसपाचक का प्रयोग करना है। तो मांसपाचक का प्रयोग करने से जो है आपको मुख्य रूप से मासज, है ना, मासज ग्रंथि समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मेदोज भी आया है, कितने प्रकार के हैं जी, मेदोज, तो मासज भी है, मेदोज भी है, तो मेदोज में नहीं देना है। मेदोज जब होगा, है ना, तो इसके जो है कुछ अलग लक्षण होगा। तो मासज का क्या लक्षण होगा ये पढ़िए, ताकि हम जो है मास में दे सकते हैं। इससे पहले मृत्युंजय जी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया था कि जिनकी रस धातु खराब होती है उनको स्तन में और मतलब यूट्रस में गांठें होती है, फाइब्रॉइड्स होती हैं। तो वो दोनों को कैसे समझेंगे कि कौन सा मांस का है और कौन सा रस धातु का है? हाँ जी, देखिए आपका ये प्रश्न है कि अगर किसी को अगर ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ है ना, हाँ। तो वहाँ पे जो है क्या दें, है ना, या फिर ये यूट्रस में हुआ है तो क्या दें, क्या दोनों दें। तो देखिए सबसे पहले ऐसा होगा कि पहले रस अग्नि ही मंद होगा,
पहले आपको सभी को पता है, पहला जो धातु की अग्नि है रस अग्नि है, फिर रक्त अग्नि है, फिर मांस है। तो सबसे पहले हमें रस से ही शुरू करना है, तो वहीं से शुरू करना है। कैसे पहचाने कि रस के है कि रक्त मांस के हैं, ये आपका प्रश्न रह गया। अभी मांसज का पढ़िए, फिर अंतर बताते हैं जी। मांसज ग्रंथि के लक्षण। मांसज ग्रंथि के लक्षण। मांस को बढ़ाने वाले आहारों से दूषित मांस धातु जिस ग्रंथि को उत्पन्न कर देता है वह ग्रंथि स्पर्श में चिकनी, आकार में बड़ी, कठोर, शिरा जाल से व्याप्त या बंधी हुई के समान तथा कफज ग्रंथि के लक्षणों वाली होती है। तो मांस क्या है जी? कफज ग्रंथि के लक्षणों वाली होती है। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि कफज ग्रंथि के लक्षणों वाली होती है ना, यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत। कफ मतलब पृथ्वी और आप महाभूत। और क्या है कि बंधी हुई, है ना, बंधी हुई। और क्या शब्द आया है इसके लिए? कठोर। क्या है जी? कठोर, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड। और आकार में बड़ी। और क्या? स्पर्श में चिकनी, पर उतनी भी चिकनी नहीं होगी जितनी चिकनी मेदोज रहेगा, है ना। लेकिन ये भी स्पर्श में चिकनी रहेगी, आकार में बड़ी रहेगी। और सबसे बड़ा पहचान रहेगा कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर, बड़ी रहेगी और कठोर रहेगा। ठीक है। और ये जो है कफज यानी पृथ्वी और आप महाभूत के लक्षणों वाला होगा। पृथ्वी महाभूत है तभी तो ये बड़ी है, तभी तो ये कठोर है। ठीक है। तो मांस को बढ़ाने वाला, देखिए अभी एक प्रश्न आ गया है कि कैसे पहचाने कि रस की मांस। तो देखिए ऐसा है कि दोनों चीज़ें हो सकता है, पर कैसे हो सकता है इसे समझते हैं कि यदि रस अग्नि मंद होगा तो क्या रस धातु की वृद्धि होगा और ब्रेस्ट में ट्यूमर होगा। और यदि क्या है कि रस अग्नि मंद है तो आगे रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, सभी अग्नियाँ मंद है, सभी धातुओं की वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर रस आपका अच्छा है, आपका रक्त भी अच्छा है, और प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है यहाँ से आए, मांस से है, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार रस ही अग्निमंद हो। रस रक्त बिल्कुल सही है, मांस से विकृतियाँ उत्पन्न हुई है, मतलब मांस धातु की अग्नि मंद हुई है, इसके बाद आगे की सभी धातु अग्नि मंद होगी। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से होती है मांस से, तो ये कब होगा? यहाँ पे तब होगा मांस को बढ़ाने वाले आहारों से। आहारों का जब सेवन अधिक किया जा रहा है, मांस को बढ़ाने वाले आहार और उसकी जन्म प्रकृति। देखिए दो चीज़ें हो सकती है। अब देखते हैं, दुबले पतले व्यक्ति को भी हो सकता है, मोटे व्यक्ति को भी हो सकता है। हाँ जी, तो मोटे व्यक्ति को भी हो सकता है, दुबले पतले व्यक्ति को हो सकता है। कहेंगे दुबले व्यक्ति है, स्त्री और पुरुष, जैसे पुरुषों में भी कहीं इसको हो सकता है, पूरे शरीर में ग्रंथि हो सकता है ना, या कहीं भी क्या है कि ट्यूमर हो सकता है ना। तो स्त्री पुरुष, स्त्रियों को विशेष रूप से देखते हैं कि यूट्रस में हो जाता है, ब्रेस्ट में हो जाता है। तो ऐसा है कि यदि कोई मोटी है और जन्म प्रकृति कफ की है, मोटा है, तो हम समझ रहे हैं कि उसकी जो है जन्म प्रकृति कफ की है ना। जन्म प्रकृति कफ होने के कारण, पृथ्वी और आप महाभूत के वृद्धि होने के कारण उसे जो है यूट्रस में होना स्वाभाविक है, या फिर उसे ब्रेस्ट में होना स्वाभाविक है। लेकिन जो पतले हैं, पतला है, तो उसको क्या हुआ है, उसका रस पहला तो ज़्यादा फोकस रस पे ही रहेगा, है ना, क्योंकि रस धातु ही विकृत हुआ है दुबले पतले व्यक्ति में। और जो मोटे व्यक्ति है उसका दोनों हो सकता है, रस भी हो सकता है, रक्त भी हो सकता है। रस हो गया तो आगे की मांस आदि सब हो गया, या फिर मांस भी हो सकता है सीधा। लेकिन दुबले पतले व्यक्ति में क्या होगा कि उसका रस अग्नि मंद होगा, विशेष रूप से मांस नहीं, क्योंकि उसके शरीर में पहले ही मांस कम है। मांस अग्नि कम होना मतलब मांस अग्नि का मंद होना सवाल ही नहीं है। अगर मांस अग्नि मंद होता तो मोटा होता, लेकिन उसका क्या है, शरीर दुबला पतला है। तो दुबला पतला होने से मतलब ये है कि उसका रस से समस्या है, मांस अग्निमंद नहीं है। अगर मांस अग्निमंद रहेगा तो वो मोटा रहता, मोटा होता या होती, लेकिन इसका जो है रस से समस्या, रस से जुड़ा है। तो दुबले पतले व्यक्ति में हम ज़्यादा रस से शुरू करते हैं कि रस का ही कुछ मामला गड़बड़ है, रस धातु की ही अग्निमंद है, इस कारण से आगे की सभी होगी मंद। ठीक है। लेकिन उसका जो है रस का, तो हमें पहले रस, कुछ समय तक हमें जो है रस धातु को ही अग्नि को ठीक करना है, रस पाचक देना है। और इसके बाद जो है हमें मांस पाचक या मेद पाचक ट्यूमर या ग्रंथि समझ करके उसे हमें देना है।
तो देखिए, और एक सवाल और आ गया कि बात वाले को कैसे होगा, बात वाले को कैसे होगा। तो जैसा कि ये आया है कि ग्रंथि जो है कफ प्रधान बात आदि दोष, कफ कफ क्या है जी, प्रधान है, कफ प्रधान है, यानी कि कफ ने ही बात का रास्ता, वायु का रास्ता रोक लिया है। ठीक है, जैसे बहती हुई नदी में क्या है कि बांध तो वैसे नहीं बन सकता, लेकिन अगर बनाते हैं मैंने किसी प्रकार से, जैसे बांध बनता नहीं है, बल्कि जो क्या होता है, कचड़े होते हैं, तो क्या होता है, कचड़ा होने के कारण जो है नदी में बाढ़ आ जाता है जी। नदियाँ जो है साफ़ नहीं होने के कारण क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, आसपास के इलाके डूब जाते हैं, यानी कि उसका रास्ता रोक दिया जाता है, नदी का पानी का रास्ता रोक दिया जाता है, तब क्या बाढ़ आता है। मुख्य कारण तो ये भी है कि नदियाँ साफ़ नहीं है, नदियों में बहुत ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ है, इस कारण से जो है इसके साथ साथ में बह रही है, इस कारण से रुकावट आ रही है। जब घुमावदार मोड़दार जब नदियाँ घूमती हैं, मुड़ती है ना, या फिर थोड़ा बहुत क्या है कि आगे बढ़ने की कोशिश करती है ऐसे ऊंचाई स्थान पे, तो वहाँ पे जो है वो नदियाँ जो है, नदियों में जो अपशिष्ट पदार्थ है, इसके कारण से क्या है, रुकावट आ जाने से वो क्या करता है, फैल जाता है, आसपास में क्या होता है, फैल जाता है, ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार से शरीर में भी क्या है कि जब कफ बलवान हो जाता है, वायु के रास्ता रोक देता है। पहले भी मैंने बताया था, है ना, कफ आवृत उदान वायु, तो ये उदान क्षेत्र में था। थायराइड क्या था जी, उदान क्षेत्र में था, लेकिन ये कहाँ होगा, ये आपका अपान क्षेत्र में होगा। क्या होगा, अपान क्षेत्र में होगा। जो फाइब्राइड होगा, जो यूट्रस में जो प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस में या ओवरीज में भी होता है, लेकिन जो भी जहाँ यूट्रस में विशेष रूप से होता है, तो क्या है कि यहाँ पे जो है अपान क्षेत्र में, इसको कहेंगे कफ आवृत अपान वायु, है ना, कि ये जो है अपान क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। तो कफ ने वायु का रास्ता रोक दिया। तो क्या है कि कफ के बारे में मैंने गुणधर्म बताया, कफ क्या है, बलवान, कफ बल देता है। वायु जिसका बढ़ जाता है वो दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, रोगी को भी कमज़ोर कर देता है। और यदि क्या है कि कफज है, अगर कोई रोग कफज है तो रोग बलवान होगा, अगर रोग वातज है तो रोग कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर रोग पे जितना आसान है जी, कमज़ोर रोग है तो उसे जितना आसान है, लेकिन अगर बलवान रोग है, रोग जो है बलवान है, तो इसे जितना मुश्किल है, यानी कि समय लगेगा। इसलिए मैंने बताया था कि कफ प्रधान रोगों में जो कफ वाला रोग है, इसे ठीक होने में इसलिए समय लगता है क्योंकि कफ का जो गुण है वो गुरु गुण है, मंद गुण है, इस कारण से धीरे धीरे ठीक होगा। और धीरे धीरे ये समस्या भी बनता है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने में हो जाता है, ये है ना, सालों से क्या है कफवर्धक आहार विहार किया जाता है, इस कारण से क्या है कि कफ अधिक बलवान हो जाता है वायु से। लेकिन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वायु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कफ शक्तिशाली हो जाता है, इस कारण से वायु का रास्ता रोक देता है, तूफान का रास्ता रोक देता है ना। तो इस वायु का मैंने बताया था वायु के बारे में, है ना, वायु का जब टॉपिक चल रहा था, बात का टॉपिक चल रहा था, वायु का सब गुणधर्म मैंने बताया, ये सबसे बलवान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कफ बलवान हो जाता है तो वायु का रास्ता रोक देता है, तो इस कारण से रुकी हुई वायु क्या है, ये दूषित हो जाता है। और इसके बाद जो है ये रस में, रक्त में, मांस में, मेद में, तो जब मांस धातु में पहुँच जाता है दूषित वायु, है ना, तो क्या है कि ये गोल ऊंचाई युक्त शोथ को पैदा कर देता है, लेकिन है कफ प्रधान, कफ है, यानी कि कफ यहाँ पे दोष रहेगा, है ना, कफ और कफ प्रधान, इसको कहते हैं कफ, है ना, आवृत अपान वायु हम कह सकते हैं। ये सभी प्रकार के वायु होता है, समान वायु भी होता है, प्राण वायु भी होता है, व्यान वायु भी होता है, लेकिन ये जो है अपान क्षेत्र में है तो हम इसे अपान वायु के नाम देंगे जी। ठीक है, कफ आवृत अपान वायु। ठीक है, तो और भी सुरेश लाल जी आपका कोई प्रश्न है जी? फिर से रिपीट करिए अपना प्रश्न अगर नहीं समझ में आया है तो। हाँ पूछिए। मेरा एक प्रश्न और था। मुझे 2 जगह गांठें हैं, एक मेरे जंघा के थोड़ा सा नीचे, ठीक है, अब जंघा ही मान ले, और हमारे जो एल्बो है, मतलब कोहनी है, कोहनी से थोड़ा सा नीचे हाथ में। हाँ हाँ हाँ, हाथ नीचे मतलब क्या है कि ये आपका बाजू की तरफ या ऊपर इधर?
हथेली की तरफ। कलाई की ओर, जिस तरफ आपका अंगूठा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब बस उस पे अंगूठे है। के साइड में यहाँ पे, ठीक है। हाँ जोड़ के मतलब कि आगे थोड़ा सा, पीछे साइड है या आगे हाँ, साइड जोड़ है? के आगे। हाँ, तो आग, अब हम इसको कैसे समझेंगे कि ये मतलब मांस का है या मेद का मतलब है। मेद का है कि मुख्य रूप से हाथ और में है कुछ? ना, तो हाथ में है तो मांस का होगा या मेद का होगा, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे है आपको, आप यहाँ पे आगे की तरफ है पीछे की तरफ है? ये हमारा है मतलब छोटी उंगली के साइड में, हम्म, और मतलब ये है हमारा आगे की ओर, फ्रंट साइड। फ्रंट साइड फ्रंट है, साइड। ठीक है, इधर ये आगे की साइड में। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ इसको आप छू करके देखिए, स्पर्श करके हाँ देखिए। अगर ये हाँ। क्या है कि एक पत्थर की तरह है, मतलब कठोर है, तब क्या है कि हाँ, ये मासज ही है जी, है ना। अच्छा। और ये जो है देखिए, गोल होगा, पूरा गोल होगा। और जो मेदज होगा, ये क्या है, फैला रहेगा, समझ, उभार ज़्यादा रहेगा। जैसे क्या है कि माउंट एवरेस्ट समझिए इसे, मास वाला जो है माउंट एवरेस्ट समझिए। और ये जो है मेदज रहेगा, इसे आप पमीर का पठार समझिए। मतलब क्या है कि ऊंचाई नहीं रहेगा लेकिन फैला बहुत रहेगा। आप देखिए हाँ, क्या हमारा है। फैला हुआ हम्म, फैला ज़्यादा है या फैला ऊंचा ज़्यादा है, मतलब कठोर ज़्यादा है, गिल्टी सा गोल जैसा है, देखिए। फैला हुआ है, और थोड़ा सा जैसे उसको दबाते हैं तो थोड़ा थोड़ा छटकता है। अच्छा, फैला हुआ है। तो जो हाँ, वैसे गांठ होगी, ग्रंथि होगा, मासल, ये क्या है, बहुत विस्तार नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फैला नहीं रहेगा और सोथ नहीं रहेगा। अच्छा। और जो मेदज रहेगा ये ज़्यादा सोथ रहेगा, मतलब सूजन आसपास के एरिया में रहेगा। सूजन नहीं रहता है, वो सोथ रहता है, इसको हम कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है ऊंचा नहीं रहता है ना। तो आप यहाँ पे जो है, आप मतलब क्या है कि इसको गौर करिए। अभी मेदज भी आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो देखिए, वैसे हमें लगता है कि आप इसको जब इसे जो है दबाएंगे तो दर्द मतलब कैसा रहता है, ये बताइए। दर्द नहीं दबाने पे रहता है उसमें। दर्द बिल्कुल नहीं हाँ, है? दर्द नहीं है। अच्छा अच्छा, तो देखिए दर्द नहीं है, तो ये तो कफ में भी होता है, कफ में विशेष रूप से। और बात वाले में, पित्त वाले में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, लेकिन कफ वाले में दर्द नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या है कि गोल है, जैसे आप कांच वाली गोली होती है ना, आप ऐसा देखिए ना, कांच वाली जो गोली है, ऐसा है क्या, छोटा सा या थोड़ा सा? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। नहीं है ना, इसकी तो ऊंचाई आपका मेदज बहुत हो गया। बहुत ऊंचाई कम है, फैली हुई है थोड़ी सी। हाँ, तो हो गया, और मेदज हो गया। ठीक है। जब उसे दबाते हैं तो ये थोड़ा सा छटकता है, वो हाँ, दबता तो नहीं थोड़ा है। बहुत तो रहेगा, मेदज में भी थोड़ा तो रहेगा, है ना। लेकिन मासज नहीं है ये ठीक हो जाएगा। मेदोज है ना। यहाँ पे मेदो पाचक लेना पड़ेगा, मांस पाचक नहीं लेना है। हालांकि ले सकते हैं, है ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ले लीजिए, फिर आगे मेद वाला ही काम, है ना, उसी से ठीक होगा। चलिए, इसके बारे में अभी आपको क्लियर करूँगा, फिर आपकी चिकित्सा में मैं बताऊँगा। तो ग्रंथियाँ 9 प्रकार की होती है। सुरेश लाल जी, आपका अभी प्रश्न है तो रखिए, है ना, ताकि फिर से रिपीट आपका प्रश्न हो जाए और आपको जो है उत्तर नहीं है, आप अभी क्लास में नहीं है लगते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, इनका प्रश्न ऐसा ही था कि हाँ, बात और कफ, ऐसा इनका प्रश्न था कि ये कैसे है कफ प्रधान बात। तो ये जो है, अगर अगर यूट्रस में हो रहा है तो कफ आवृत उदान वायु है। कफ आवृत अपान वायु, अपान क्षेत्र में हो रहा है ना, नाभि के नीचे क्या कहते हैं, अपान क्षेत्र में। तो गर्भाशय क्या है, नाभि के नीचे है, तो इसलिए क्या है कि ये कहलाएगा कफ आवृत अपान वायु। तो कफ आवृत अपान वायु के लिए हम चिकित्सा देंगे, है ना। हम मांस पाचक का प्रयोग करेंगे जी, यहाँ पे मेद पाचक का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो मांस पाचक क्या गुणधर्म है जी, तेज वायु आकाश में आभूत है। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पे जो है अग्नि, सबसे पहले क्या है, मांस अग्नि जो मंद है वो अग्नि तेज हो जाएगा। तो क्या है, जो मांस से आगे के जो धातु है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो मांस क्या है कि अग्नि तेज होने से, मांस धातु की अग्नि अच्छा होने से जो क्या है कि जो ग्रंथि है वो धीरे धीरे ठीक होगा। और आगे जो है क्या है कि कोई भी दूसरी ग्रंथि नहीं उभरेगी। तो अभी हम पढ़ लेते हैं मांसपाचक का प्रयोग ग्रंथि में। तो कौन सी ग्रंथि में, तो
फाइब्राइड में पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़िए, मांसपाचक का प्रयोग फाइब्राइड में। मांसपाचक का प्रयोग फाइब्राइड में गर्भाशय, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करना और उसे धारण करना, मांस से बना होता है। विभिन्न कारणों से जब गर्भाशय में फाइब्रॉइड बन जाते हैं तो मासिक धर्म चक्र प्रवृत्ति में समस्या आती है। आधुनिक चिकित्सा इस स्तर पर हिस्टेरेक्टोमी की सलाह देती है, लेकिन मांसपाचक के प्रयोग से ट्यूमर दूर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हिस्टेरेक्टोमी गर्भाशय को निकालने की एक सर्जरी है से भी बचा जा सकता है। ठीक है जी, देखिए गर्भाशय तो सभी को मैंने बता दिया है वैसे कि अपान वायु, तो अपान वायु मतलब हम क्या समझते हैं जी, वायु तो है लेकिन उसके साथ में कौन सी महाभूत है, तो पृथ्वी महाभूत है। और इस पृथ्वी महाभूत होने के कारण ही बच्चा 9 महीने गर्भ में ठहरता है जी। यदि इस वायु के साथ में वायु रहता, वायु के साथ में तेज रहता, वायु के साथ में कोई और महाभूत रहता, तो क्या है कि गर्भ में बच्चा नहीं ठहर पाता। यह मल मूत्र भी आपका नहीं रुक पाता कुछ समय के लिए। जैसे क्या है कि हर समय तो मूत्र बनता है, मल भी बनता है, लेकिन क्या वो निकलता रहता है क्या? नहीं, मलाशय में रुकता है, मूत्राशय में रुकता है, गर्भाशय में बच्चा रहता है। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत सबको धारण करते हैं। जैसे आप इस संसार में देखते हैं कि पृथ्वी पे सब कुछ टिकी हुई है जी, नदियाँ, पहाड़, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, तो क्या है, पृथ्वी महाभूत का काम है धारण करना। तो जो गर्भाशय है ना, वो भी आप समझ लीजिए साक्षात पृथ्वी महाभूत है। ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत है ये गर्भाशय, क्या है जी, पृथ्वी महाभूत है। और अपान क्षेत्र है भी पृथ्वी महाभूत में, पृथ्वी महाभूत से बना है। वायु और पृथ्वी महाभूत से अपान वायु मैंने आपको बताया था। तो ये जो गर्भाशय है ये साक्षात पृथ्वी महाभूत है। तो इसके निकल जाने से, देखिए आपने कई बार सुना होगा गर्भाशय में जब फाइब्राइड बन जाते हैं तो मासिक धर्म चक्र प्रवृत्ति में समस्या आ जाती है, अत्यधिक आता है या बिल्कुल नहीं आता है। तो आधुनिक चिकित्सा मतलब क्या है कि आधुनिक चिकित्सा यानी कि एलोपैथी में क्या है, आपको जो है हिस्टेरेक्टोमी करवाया जाता है जी, है ना। यानी कि एक प्रकार गर्भाशय को निकालने की सर्जरी है ये, गर्भाशय को निकाल दो, है ना। तो बहुत सारे जो है फीमेल पेशेंट जो होते हैं निकलवा लेते हैं अपने गर्भाशय को, जो है सर्जरी मतलब के माध्यम से जो है गर्भाशय को ही निकाल देते हैं। चूँकि उसमें क्या हो गया है, फाइब्राइड हो गया है, गांठ हो गया है, तो क्या करें, तो गर्भाशय को निकाल दिया जाए। तो गर्भाशय को निकाल देते हैं तो तत्काल दर्द मिट जाता है। लेकिन होता क्या है जी, उसके शरीर में पृथ्वी महाभूत असंतुलित हो जाता है। पृथ्वी महाभूत एक अंग निकल गया है ना, यानी कि साक्षात पृथ्वी महाभूत निकल गया है, तब उसे कुछ और भी हो सकता है। या तो उसका वजन बिल्कुल घट जाएगा, या तो उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो बहुत सारी समस्या हो सकता है। ठीक है, और इसलिए क्या है कि आयुर्वेद में ऐसा नहीं किया जाता है ना। गर्भाशय को निकालने की कोई क्या है कि सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ पे हम मांसपाचक का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, मांसपाचक का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो गांठ है, जो फाइब्राइड है, वो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें क्या देनी चाहिए, फाइब्राइड में क्या देना चाहिए, मैंने बच्चेदानी गांठ में हमें क्या देनी चाहिए, तो इसके लिए हमें मांसपाचक का प्रयोग करनी चाहिए जी, मांसपाचक का प्रयोग करनी चाहिए। इसके साथ साथ में आप जो भी दे रहे होंगे आप वो सब दीजिए, लेकिन मांसपाचक का प्रयोग करना है। जैसे आप कचनार को ग्लू दे रहे होंगे, और आप जो है यहाँ पे और भी आपके पास जो भी मेडिसिन होगा आप दे रहे होंगे। क्या है कि कचनार गोगलू के अलावा और भी गोमूत्र अर्घ देते हैं, नारियल संजीवनी देते हैं, तो वो सब दीजिए। लेकिन यहाँ पे मांसपाचक का प्रयोग अपान काल में करना है। देखिए यहाँ पे अपान काल में भी कर सकते हैं और ब्यान काल में भी कर सकते हैं, दोनों काल में कर सकते हैं जी। ठीक है, तो अपान काल में अगर कहीं शरीर में, जैसे अभी मृत्युंजय जी ने बताया कि हमारे हाथ में है, तो हाथ में है तो ये खाने के बाद यानी ब्यान काल में ही देना है, खाने के बाद। लेकिन यदि क्या है कि गर्भाशय में हुआ है तो इसे खाली पेट देना उचित रहेगा, या खाने के बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरे शरीर में खाने के बाद क्या है, ब्यान काल में यानी पूरे शरीर में काम करेगा, पूरे शरीर में काम करेगा।
और अपान काल क्या है जी, नाभि के नीचे काम करेगा, तो यूट्रस नाभि के नीचे यानी कि अपान काल में दे सकते हैं। और एक बार ब्यान काल में भी देना उचित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आपके जो है गर्भाशय यानी कि अपान क्षेत्र में ही पृथ्वी माभूत वृद्धि हुई है, पूरे शरीर में पृथ्वी और आप माभूत की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए एक बार जो तो कम से कम जो है अपान एक बार जो है कम से कम जो है ब्यान काल में देनी ही चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो एक बार अपान काल में भी दीजिए और एक बार जो है ब्यान काल में भी दीजिए, ताकि दोनों का लाभ मिले। अब अपान काल में देंगे तो क्या है कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपके क्या है कि अपान क्षेत्र में, और यदि ब्यान काल में देंगे तो क्या है कि धीरे धीरे सभी क्षेत्र में काम करेगा, वो पूरे शरीर में लाभ करेगा, पूरे शरीर के गांठ को मांस को पाचन करेगा। तो दोनों लाभ है। तो क्या है कि जो हिस्टेरेक्टोमी करवा लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन मांस पाचक के प्रयोग से, मैं बता रहा हूँ, मांस पाचक के प्रयोग से मतलब आप देना शुरू करिए। और भी इसके साथ में मैं कुछ दवाइयाँ बताऊँगा, आप देना शुरू करिए। तो जब से दवाइयाँ शुरू हो जाएगी इसके बाद दोबारा दर्द भी नहीं उत्पन्न होगा, है ना। इतना ज़्यादा मतलब रिजल्ट है मांस पाचक का, है ना। तो मैंने भी प्रयोग किया है, मैं प्रयोग करता हूँ। तो मतलब क्या है कि दवाइयाँ शुरू होती है तो दर्द भी कम हो जाता है, मतलब दर्द नहीं होता है, दोबारा होता होगा तो कभी कभी, और थोड़ा मतलब कम होता है, पहले जैसा नहीं होगा कभी भी, और दर्द कम हो जाएगा। और दूसरी बात कि धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा। तो मांस पाचक के प्रयोग से बच्चेदानी का गांठ ठीक किया जा सकता है। और यदि क्या है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली पेशेंट है, एक होता है इमरजेंसी कंडीशन, तब तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, तब जो भी रोगी करवाना चाहेगा वो करवाएगा। लेकिन क्या है, मांस पाचक से अपना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, मतलब कि 100% रिजल्ट मिल जाता है। तो मांस पाचक के प्रयोग से, और कोई उसके साथ में कचनार गुगलू देना है और भी कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, ठीक हो जाएगा। तो देखिए क्या बताया गया है कि ग्रंथि के रोग जनन को इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है कि जब रुग्ण, है ना, जब रोगी क्या है, जब व्यक्ति क्या है कि त्रिदोष या फिर दूषित रक्त, मांस या मेद, है ना, क्या है, मुख्य रूप से यही है, मांस, मेद, है ना, और रक्त भी, यहाँ पे रक्त भी, दूषित रक्त कफ के साथ जब मिल जाते हैं तो गोल उभरी हुई गांठदार ग्रंथि संबंधित, है ना, सख्त सूजन पैदा करता है, इसे ग्रंथि कहते हैं। और जब ग्रंथि गर्भाशय में मौजूद होती है तो ऐसे नैदानिक इकाई का निदान आज जो है गर्भाशय यूट्रस फाइब्रॉइड के रूप में किया जाता है, जहाँ बात दोष होता है, यानी कि बात को रास्ता नहीं मिल पाता है, ये आप समझे, कफ आवृत अपान वायु है ना। तो फाइब्रॉइड को आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित ग्रंथि से जोड़ा जा सकता है जी, है ना। तो जो ग्रंथि है ना, तो अलग अलग जो है क्षेत्र में हो रहा है, अपान क्षेत्र में हो रहा है ना, उदान क्षेत्र में हो रहा है, एक ब्यान क्षेत्र में भी होगा, है ना। जैसे कि अभी मृत्युंजय जी का आया है तो हमें लगता है ये ब्यान क्षेत्र में हो गया जी, है ना। आपके जो है अपान क्षेत्र में तो है ही, आपने बताया कि नाभि के नीचे के एरिया में भी है, उरुओं में भी है और आपके हाथ में भी है। तो ये क्या है जी, ब्यान हो गया ये। तो आपको जो भी दवाई लेना है, चाहे मांस पाचक ही लेना शुरू करिए, तो आप जो है ब्यान काल में लीजिए, और इसके बाद जो है मांस पाचक लेके मेद पाचक ही आपको लेना है, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या रहेगा, 250 mg रहेगा मांस पाचक का, और सुबह शाम खाने के 20 मिनट के बाद लीजिए। अपान क्षेत्र में है तो अपान काल में भी खाली पेट लीजिए जी, ठीक है। तो क्या है कि इस प्रकार से जो है मांस पाचक के प्रयोग से फाइब्रॉइड में, है ना, रिजल्ट मिल जाता है। और भी कहीं अगर क्या हाथ में, है ना, पीठ पीछे या फिर बगल में, इधर कहीं भी हो जाता है, कान के नीचे, तो मैंने बता दिया कि जहाँ जहाँ मर्म स्थान है, अगर वहाँ पे होता है तो हमें जवाब देना है कि देखिए आपके मर्म स्थान पे है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, है ना। अगर आप हमसे चिकित्सा लेना चाहते तो लीजिए, नहीं तो ये जो मर्म स्थान पे है इसका रिजल्ट हमें पता नहीं है क्या होगा, है ना, फूटेगा या फिर ये कुछ और होगा, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो ग्रंथि होगा, जो गांठ होगा, वो आगे चल करके पक सकता है, पक के फूट सकता है। जैसे कि गले में गांठ आप देखते हैं तो क्या होता है, फूट जाता है ना। और कई ऐसा होता है जो मेदोज होगा वो कभी नहीं फूटेगा,
ठीक है, मेदोज। तो वहाँ पे मेदोज जो नहीं फूटेगा तो समझिए ये मेदोज है जी, और जो फूटने वाला है तो ये समझिए मासज है जी। ठीक है जी, ये है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुरेश लाल जी लगता है अभी क्लास में नहीं है, इनका ही प्रश्न था कुछ ऐसा। तो इसमें एक चीज समझ में ये नहीं आया मुझे कि फिर हम लोग इसको जैसे फाइब्रॉइड जो है आपके यूट्रस में हो या कहीं और हो, तो रस धातु से है या मांस धातु से है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि स्तन में है ये तो समझ में आ गया कि ये रस धातु का वृद्धि है, लेकिन अगर वो यूट्रस में है तो वो कैसे समझ में आएगा? या देखिए अब आपका फिर से वही प्रश्न आ गया है, लगता है कि समझ में नहीं आया था। मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे क्या है कि क्या दें, आप कहिए ना कि यहाँ पे कौन सा पाचक चलेगा, रस पाचक के, तो दुबले पतले व्यक्ति है तो रस पाचक देना है जी। अब मोटे व्यक्ति है तो मांस पाचक और रस पाचक दोनों दे देना है। ठीक है जी, क्योंकि क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर मांस पाचक देते हैं मोटे व्यक्ति को तो आगे चल कर के भी उसके पूरे शरीर में जो पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया है वो सब ठीक होगा, है ना। और केवल रस पाचक से क्या होगा, रस पाचक से उसका जो वजन बढ़ रहा है या फिर ग्रंथि बढ़ रही है वो नहीं रुकेगा, लेकिन मांस पाचक दे देते हैं तो जो उसकी बढ़ती हुई वजन है वो रुक जाएगा और बढ़ता हुआ जो गांठ है ना, वो रुकेगा। तो रस पाचक और मांस पाचक देना है। हालांकि अगर क्या है कि फास्ट रिजल्ट चाहते हैं दुबले पतले व्यक्ति में तो उसको भी मांस पाचक दे देना है कुछ समय के लिए। ठीक है, उसे भी मांस पाचक चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाँ वो आप क्या है कि 15 दिन 1 महीना इस प्रकार से चलाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से रस पाचक देना है। अगर क्या ब्रेस्ट में अगर किसी को गांठ हो गया है तो रस पाचक, और उसके साथ साथ में फास्ट रिजल्ट के लिए मांस पाचक भी दे दिया, है ना, दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। मांस पाचक का प्रयोग जो है मुख्य रूप से यूट्रस में करना है, ब्रेस्ट में जो है आपको रस पाचक से ही काम चलाना है जी। नहीं, ब्रेस्ट में तो रस धातु के वृद्धि होने से हुई, वो तो समझ में आ गया। मेन समझ में नहीं आया था यूट्रस वाला। हाँ, तो इसमें जो है रस और मांस दोनों देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसा मैंने बता दिया था कि रस से रज की उत्पत्ति और इसके बाद आर्तव की उत्पत्ति होती है ना, यानी कि जो उपधातुएं बताया है मैंने और मल बताया है मैंने रस और रक्त का। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जो है आप वहाँ पे रक्त पाचक भी दे सकते हैं कुछ समय के लिए, मतलब आपको तो देना ही है वैसे, है ना, चाहे भले थोड़ा समय चलाएं, हफ्ता 2 हफ्ता चलाएं, लेकिन रक्त पाचक भी एक बार दे करके, क्योंकि सीधा नहीं हो सकता है ठीक, मतलब सीधा रस दिए और मांस दे दिए लेकिन रक्त नहीं दिए तो ये रक्त की तो हुई नहीं ठीक मामला, तो कैसे ठीक होगा आगे मांस? तो क्रम से होता है ना, पहले रस का होगा अग्नि ठीक, फिर रक्त का होगा, तभी आगे मांस का भी अग्नि ठीक होगा। तो इसलिए रस का देना जरूरी है, फिर रक्त का भी देना जरूरी है और फिर मांस का देना जरूरी है। तो रस रक्त मांस ये 3 पाचक को मिला करके या फिर बारी बारी से दे सकते हैं। हम तो कहेंगे बारी बारी से दीजिए, है ना। रस का दे दीजिए 5 दिन, है ना, और 10 दिन पहले 5 दिन जो है रस पाचक, फिर 10 दिन जो है रक्त पाचक और फिर जो है मांस पाचक चलाइए। ठीक है, यूट्रस में। तो हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 15 दिन रस पाचक चला दिए और फिर 15 दिन रस पाचक और रक्त पाचक चला दिए, फिर 15 दिन के बाद रस पाचक और मांस पाचक चला दिए, रक्त पाचक को हटा के। हाँ, देखिए क्या है कि इसमें मुख्य रूप से मांस पाचक, यूट्रस में क्या है मांस पाचक काम करेगा और ब्रेस्ट में जो है रस पाचक और मांस पाचक दोनों काम करेगा। और ब्रेस्ट में जो है तो रक्त पाचक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, रक्त की शुद्धि ही होगी, अच्छा ही होगा, है ना, तो दे सकते हैं। लेकिन यूट्रस में जो है आपको मांस पाचक का विशेष लंबे समय तक चलाना। अब देखिए रोग का बल हमें देख लेना है ना कि कितना फैला हुआ है, कितने समय से है। अगर क्या है कि अभी शुरुआत हुआ है और अभी जो है नया है, या कहिए कि हल्का है, रोग जो है कमज़ोर है ना, तो क्या है कि हम 5-5 दिन करेंगे, नहीं तो 10-10 दिन चलाएंगे अगर ज़्यादा थोड़ा है, और भी ज़्यादा गंभीर लगता है तो 15-15 दिन चलाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ
कि उसका पाचन जरूर कर देना है जी। रोगी को अच्छे से भूख लगना चाहिए। तो कफ वाला है तो कुमारी आसव दीजिए, कफ वाला है तो कुमारी आसव देना है, मुस्तारिष्ट देना है, जरूर देना है जी। ठीक है जी। अमृतारिष्ट भी दे सकते हैं कफ वाले को। ठीक है जी। ये 3 चीज़ देना है। और पंचकोल चूर्ण भी देना है ज़रूरत है तो। अगर बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, मैंने भूख बिल्कुल नहीं लग रही है तो। अब बात वाला है तो 10 मूलारिष्ट देना है। ठीक है जी। ये आपको क्लियर है। और भी कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक प्रश्न ये है जी कि ओवरी में अगर सिस्ट है तो हाँ, वो उसको कैसा क्या करें? उसे भी जो है मांसपाचक से ही ठीक करना है जी। ओवरेज में भी है ना, तो अच्छा। उसे भी जो है मांसपाचक द्वारा ही ठीक करना है। मांसपाचक ही चलेगा वहाँ पर भी होता है, या फिर आपने फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, हाँ जी, तो आप वहाँ पर भी जो है लेकिन सीधा नहीं देना है। एक बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो है कुमारी आसव से ही शुरू करना है जी। ठीक है। कुमारी आसव, मुस्तारिष्ट, पंचकोल चूर्ण, मतलब पहले जठर अग्नि, फिर रस अग्नि, फिर रक्त अग्नि, फिर मांस अग्नि, बस मांस तक देना है जी इसको, है ना। यूट्रस और ओवरेज में कुछ दिक्कत है अच्छा। तो रस, रक्त, मांस, ये 3 धातुओं को जो है क्रमशः जो है इलाज करना है। ठीक है जी। बिल्कुल आपका जो है जो पेशेंट होगा उसको आराम मिलेगा। अच्छा, ये जो हम लोग लिपोमा की बात करते हैं तो वो चर्बी की गांठ होती है क्या जी? तो लिपोमा हाँ, की बात करते हैं चर्बी, वो चर्बी की गांठ होती हाँ, तो है। मेदोज हो तो गया ना, वो मेदोज हो गया। वो मेदोज हो गया फिर ना। अभी मेदोज के बारे अच्छा। में ही आगे मैं अगले, है ना, अगले टॉपिक तो मेद धातु ही आएगा तो मेदोज भी कहेंगे। ठीक है। तो इसका क्या स्वरूप रहेगा, लेकिन अभी जो है मांसपाचक पढ़ रहे हैं, है ना। और भी कोई साथी का प्रश्न है कहीं भी? और भी जिससे क्या है कि आपका जो है, आपके पास और भी किस प्रकार के रोगी मिलते हैं आप हमें बताइए, है ना। मुख्य रूप से तो यही सब रहता है, आचार्य जी। ब्रेस्ट ट्यूमर और यूट्रस, है ना। हाँ जी जी। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी मांसपाचक का उपयोग कर सकते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड में, मेल में प्रोस्टेट बढ़ जाती प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हुआ है? मांसपाचक उपयोग कर सकते हैं क्या? क्यों मतलब कि प्रोस्टेट में क्या हुआ है बताएं ना पहले। प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं ना, मांस बढ़ जाता है मेड के आसपास, मेड होता है ना अपना। हाँ हाँ, समझ गया। लिंग के आसपास जो अंडरग्राउंड में जो हाँ, पूरी गोल ठीक गोल बना है। के मांसपाचक का प्रयोग, हाँ, यहाँ भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो मांसपाचक का प्रयोग वहाँ भी होगा। होगा। अच्छा, हाँ, प्रोस्टेट में जहाँ जहाँ भी मांस धातु की अग्नि मंद होने से मांस धातु की वृद्धि है, वहाँ वहाँ हम मांसपाचक का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है। प्रोस्टेट में भी ठीक है। कई बार जो है बढ़ जाता है तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। हाँ जी। और भी सिंधु जी आपका प्रश्न? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे मान लीजिए जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो गया, मतलब उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनका मूत्र रुक जाता था, तो 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो अभी तो ठीक है, तो एज ए प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं मांसपाचक को? अगर उनका वजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 70-80 kg है तो दे सकते हैं जी, क्योंकि नहीं, मीडियम है क्या है सर? 50 प्लस है तो भी दे सकते हैं। 50 प्लस हमेशा होना चाहिए। 60 प्लस हो तो दे सकते हैं, दे दीजिए। हाँ, 60 प्लस। हाँ, तो दे सकते हैं जी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है स्पेशल मांस पे ही काम करेगा, ऑल ओवर जो है बॉडी पे काम करेगा। कि पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ गया है जी, वहाँ पे काम करेगा। क्योंकि हम तो कल्प हम पढ़ते हैं ना, हम तो कोई रट्टा लगाते नहीं हैं। तो आप सभी को पता है मांसपाचक क्या है जी। तो तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान। आपको लगता है कि उनके शरीर में पृथ्वी महाभूत, आप महाभूत बढ़ जाता है या बढ़ सकता है, तो वहाँ पे मांसपाचक का प्रयोग करना है, चाहे रोग अच्छा कोई सर, भी जहाँ पे सर जहाँ अग्नि महाभूत भी बढ़ा हुआ हो, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सर ओवरी में सिस्ट का, तो साथ में ब्लीडिंग भी हो अगर सिस्ट की वजह से, तो ये काम करेगा वहाँ पे सर? हाँ, देखिए आपका जो है प्रश्न ऐसा है कि ये क्यों हो रहा है जी, सिस्ट के वजह से हो रहा है ना, तो इस कारण से वहाँ पे प्रयोग होगा जी। तो इसके साथ और भी लेकिन एक बात जो है क्लियर कर लेना है कि ये इसके वजह से ही है या फिर उसको जो है अलग समस्या, मतलब जो रक्त प्रदर होता है वो समस्या है। तो रक्त प्रदर है तो नहीं देना है, लेकिन अगर इसके वजह से है ना, सिस्ट के वजह से, तब देना है, ताकि ये ठीक होगा तो वो ठीक होगा। तो क्लियर कर लेना है कि इसके बाद शुरू हुआ है या पहले से ही था ये रक्त प्रदर, है ना। दोनों साथ में शुरू हुआ है, पहले ये आया है बाद में
रक्त प्रदर्शन हाँ, तो हुआ है। फिर मांसपाचक देना है जी, ये भी क्लियर आपको समझ लेना है कि अगर पहले सिस्ट हुआ है और इसके बाद जो है रक्त प्रदर या फिर मेनोरेजिया शुरू हो गया, तब क्या है कि हम मांसपाचक देंगे, है ना, दे सकते हैं। और अगर नहीं, अगर क्या है कि पहले से ही क्या है मेनोरेजिया था, तब नहीं देना है, तब कोई लाभ नहीं करेगा। ओके। और सर एक और बस क्वेश्चन था, जैसे कि सर जिनके ओवरी में या फिर गर्भाशय में शिस्ट हो जाते हैं सर, हाँ। तो अभी तो क्या होता है कि निकाल देते हैं। हाँ जी। पर इसके बाद ऐसी 3-4 महिलाओं से मैं मिले हूँ जिनका ओवरी निकाल दिए हैं या फिर गर्भाशय निकाल दिए हैं, तो उसमें क्या हुआ है सर, उनके साथ जो चेंजेस आए हैं, शारीरिक चेंजेस, तो उन्हें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, ये चीजें उनमें बढ़ गई। पहले ये चीज नहीं, तो इन्हें क्या करना है? और वजन क्या हुआ है, घट गया बढ़ गया है? वजन बढ़ा है सर। पृथ्वी महाभूत जी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो गर्भाशय है, यूट्रस है, ये पृथ्वी महाभूत है, क्योंकि पृथ्वी के कक्षा है। अब देखिए क्या है कि कोयला के खदान है और कोयला के खदान में से कोयला नीचे नीचे निकाल रहे हैं, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। हाँ। तो एक बार क्या होगा कि जो इसके ऊपर इमारत होगा, एक दिन निश्चित रूप से धंस जाएगा, है ना। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि क्या होगा कि जब ये किसी का जो है पृथ्वी महाभूत यानी गर्भाशय निकल जाता है, जिसको हम पृथ्वी साक्षात पृथ्वी महाभूत कहते हैं, वो यदि निकल जाता है चाहे किसी भी उम्र में, हालांकि अगर क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा उम्र के हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब तो उम्र है 60-70 उम्र के। लेकिन क्या है कि 30-35 की उम्र में, है ना, क्योंकि आजकल तो समस्या हो ही जाता है ना। क्या है कि लगभग 30-35-25 के बाद भी मतलब कई बार तो हो जाते हैं जी, है ना। 25-30 की उम्र के बाद तो लगभग लोगों को मतलब कि फीमेल में हो रहा है ना, 30 की उम्र के बाद। तो वहाँ पे तो क्या है कि क्या दे सकते हैं, क्या मांसपाचक दे सकते हैं? तो नहीं। हाँ, कब दे सकते हैं मांसपाचक? दे सकते हैं, देखिए तब दे सकते हैं जब उसके शरीर में पृथ्वी और आप महाभूत के गुणों की वृद्धि हो रही है, तो मांसपाचक का प्रयोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि इसके शरीर में तो यूट्रस नहीं है, तो क्या लाभ करेगा? काम करेगा जी मांसपाचक। मांसपाचक देने से क्या करेगा, पृथ्वी और आप महाभूत की जो गुणों की वृद्धि हो रही है, विकृत वृद्धि हो रही है, उसे रोक देगा, ठीक संतुलित रहेगा। कर देगा। हाँ, ठीक रहेगा, मतलब जो विकृतियां उत्पन्न हो रही है वो नहीं होगा, ये बात तय है। लेकिन इससे पहले जो है इनको कुमारिया सब, मुस्तारिष्ट, ये सब भी दे सकते हैं जी, देना है। अच्छा, अच्छा दीपन करेंगे उसके बाद से ये देंगे। हाँ हाँ, ठीक है जी। ठीक है सर, जी सर, और धन्यवाद भी सर। साथी का कोई प्रश्न है जी तो रख सकते हैं, रखिए, प्रश्न रखिए, है ना। और आज के बाद जो भी आपके पेशेंट आए, है ना, ऐसे कोई पेशेंट जिनको जो है यूट्रस में जो सिस्ट है, तो आप निश्चित रूप से मांसपाचक दीजिए, केस टेकिंग करिए, उनका कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ में और भी कुछ औषधियाँ हैं, वो आगे के अध्याय में कहेंगे। इसमें से आप कचनार गुगुलू का प्रयोग करते ही होंगे, निश्चित रूप से करिए कचनार गुगुल का प्रयोग, है ना। सर क्वेश्चन। हाँ जी। जो किडनी के आसपास सिस्ट होता है, वो मांसपाचक है या मेदपाचक में आएगा? क्या किडनी में क्या हो गया है? किडनी में या किडनी के आसपास? हाँ, किडनी में या किडनी के आसपास गांठें हो जाती हैं। हाँ, तो क्या दें? तो उसमें मांस में आएगा या मेद में आएगा? तो उसमें दोनों में से क्या दे सकते? कि यदि क्या है कि उसका वजन बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से मेद पाचक देना है जी। किडनी में कोई समस्या है और किडनी के आसपास में गांठ है और उसकी वजन बढ़ रही है, तो मेद पाचक देने से ठीक होगा। और यदि क्या दुबला पतला व्यक्ति है तो मांस पाचक देना है जी। व्यक्ति दुबला पतला है तो मांस पाचक दे करके ही काम चलाना है, ठीक है। हाँ जी, और भी क्या प्रश्न? मैं बोलना चाहूंगा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हर 3 लोगों में एक लोगों को सिस्ट होता है, एक इंसान को सिस्ट होता है, लेकिन ये देख लेना है कि सिस्ट अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। अगर वो बाहर की ओर है तो उससे कोई असुविधा नहीं है, और अगर वो अंदर की ओर है तो उससे प्रॉब्लम है। ठीक है जी, इस बात का जरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और क्या प्रश्न है जी आपका? सर मेरा एक
प्रश्न है, जैसे जो आंखों में सिस्ट है सर, हाँ। एक व्यक्ति मेरे पास योगा प्रैक्टिस करते हैं वो, इनके दोनों आंखों में सिस्ट है सर, और लगभग ये 10-15-16 साल से है। तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं सर? आंखों से पानी भी आता है और हेल्दी पर्सनालिटी, ओवरवेट है। आंखों में सिस्ट समझा नहीं कुछ हमें। आंखों सर आंख की करने ना, किनारे के सिस्ट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रुप में इनका जो है अगर फोटो होगा तो भेजिएगा ताकि सभी देखें। अभी हमने ऐसा पेशेंट का केस टेकिंग नहीं किया, लेकिन हाँ अगर क्या है मांस धातु के मतलब क्या है कि ओवरवेट हैं आप कह रहे हैं जैसा कि, तो वैसे भी मांसपाचक देने से उनके पूरे शरीर पे काम करेगा ये, है ना। मांस जो पृथ्वी और आप महाभूत की वृद्धि हुई है और विशेष वृद्धि हुई है, तो आप दीजिए बयान काल में आप इन्हें मांसपाचक का सजेशन दीजिए, है ना, मांसपाचक का प्रयोग करें, है ना। इससे क्या है कि पहले तो क्या है कि संपूर्ण शरीर का ही धीरे धीरे मांस का जो है अच्छा क्वालिटी करेगा, और इसके बाद जो है आंखों के पास भी जो होगा निश्चित रूप से कम होगा, धीरे धीरे होना ही चाहिए, है ना। बाकी भेजिएगा फोटो किस प्रकार का है ना। हाँ सर मैं फोटो भेजती हूँ, फिर उसके बाद से और कुछ ठीक है। ठीक है तो आज के लिए सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे सर ये सिस्ट के बाद के ओवरी में सिस्ट, अगर इनका एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है तो साथ में आयुर्वेदिक दे सकते हैं? देखिए जी, हमारे पास तो ऐसा भी पेशेंट आए जो क्या है कि अंग्रेजी दवाई करवा करके इनका जो है यूट्रस का जो है गांठ ठीक नहीं हुआ, सर्जरी के सोच रहे हैं, है ना, लेकिन और दर्द भी हो रहा है। तो जब दवाई मैंने दिया, मांसपाचक दिया और कचनार गुगुल दिया और भी जो दर्द उसने तत्काल ताकि आराम मिले मैंने दिया, तो इसके बाद दर्द नहीं हुआ, और हुआ भी तो बहुत कम हुआ दर्द, और इसके बाद जो है ठीक हो गया पूर्णतः, है ना। तो क्या करें? तो रोगी पूछता है कि क्या हम एलोपैथी दवाइयाँ लेते रहें? तो देखिए इसमें एलोपैथी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ चयन कर सकते हैं। अगर दर्द कभी ज़्यादा हो जाए तो पेन किलर ले सकते हैं, उसके लिए दवाइयाँ केवल दर्द के लिए ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ इसमें है जो कहता है कि इसमें जो गांठ वगैरह ये सब ठीक है, ये सब बंद करवा सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आप बंद करवा करके आप ये अपना दवाइयाँ शुरू कर दीजिए, है ना। अब कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो अपना सेवन कर सकता है एलोपैथी दवाइयाँ, तो करना ही पड़ता है ना। सुई दवाई सब करना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो करवाना चाहिए। और इसके बाद जो है अपनी दवाइयाँ जब आप ये देंगे तो पूरा तरीके से लगभग आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 महीना में रिजल्ट मिल जाएगा आपको। मतलब वो कहने लगेगा कि दर्द नहीं हुआ है और दर्द बहुत कम हुआ है या फिर हमें आराम हुआ है, और 3 से 4 महीने तक देना है। इसके बाद जो है हमें चिकित्सा लेना है, उसका जो है हमें जो है टेस्ट वगैरह करवा करके, है ना, ओके समझना है। देखिए आपको ऐसा समझिए कि और एक बात कि अगर कोई रोगी इस महीने में आता है, जैसे अभी दिसंबर महीने में आता है, जनवरी महीने में आता है, फरवरी महीने में आता है, तो और ज़्यादा समय लग सकता है जी, समय ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। 5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन यदि क्या है कि आपके पास रोगी अप्रैल में आते हैं, मई में आते हैं, तो रोगी जल्दी ठीक हो सकते हैं, है ना। अच्छा, जल्दी ठीक हो सकते हैं क्योंकि ऋतु का प्रभाव हो जाता है, ऋतु भी साथ देता है, और अभी ऋतु साथ नहीं देगा। अभी जो समय चल रहा है क्या है कि कफत चल रहा है, इस कारण से ऋतु साथ नहीं देगा, इस कारण से धीरे धीरे स्लो होगा काम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, चलिए ठीक है। तो उद्धव शेखले जी आपका हैंड रेज है, तो पूछिए आपका क्या प्रश्न है। सर नमस्ते जी। नमस्ते। महिला के गर्भाशय में पानी की जैसी 2 बूंद रहते हैं ना, छोटे छोटे, वैसे 2 सिस्ट है पानी के। डॉक्टर बोले इसे इलाज करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप देखिए ठीक तभी होगा, बिल्कुल अपने आप, हर एक रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हार विहार करें तब ना, ऐसा हार विहार करें तब ना। देखिए तो इनको आप कुछ नहीं तो आप त्रिफला का सेवन करवा सकते हैं, क्योंकि मांसपाचक में क्या है जी, आपको सभी को पता है जी, मैंने बता ही दिया है। तो कम से कम त्रिफला का भी सेवन करवाएंगे तो उनका ठीक होगा जो आप बता रहे हैं, या फिर सीधा मांसपाचक का प्रयोग करवाएं तो सही रहेगा। इससे पहले 10 दिन 15 दिन जो है कुमारी आसव या मुस्टारिस्ट दीजिए। कुमारी आसव विशेष रूप से लाभ करता है, मैं तो ज़्यादा कुमारी आसव प्रयोग करता हूँ। कुमारी आसव दीजिए, इसके बाद अगर भूख कम लगती है तो पंचकोल चूर्ण दीजिए, इसके बाद रसपाचक, रक्तपाचक और मांसपाचक चला दीजिए, तो इनका ठीक हो जाएगा और आगे दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इनको चिकित्सा कर दीजिए।
अपने आप कैसे ठीक होगा? अपने आप तभी ठीक होगा, बहुत समय लगेगा और साथ में बहुत एलोपैथिक सारी डॉक्टर सावधानियाँ बोले, बरतनी पड़ेगी। तभी ना होगा। एलोपैथी वाली डॉक्टर बोले। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब अब देखिए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको तो सीधा ऑपरेशन करना है ना, उनको तो सीधा ऑपरेशन करना है, तो हाँ इसलिए बराबर है। कहते हैं अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, डरो मत, इसके बाद सीधा कहेंगे सर्जरी होगा, इसी प्रकार से होता है। ठीक है जी, तो आज हाँ, गोपाल ठीक है जी जी, आपका भी धन्यवाद। हैंड रेज़ है तो आप भी पूछिए। क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी। हैंड रेज है तब पूछना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आपको जो है मांसपाचक का प्रयोग ग्रंथि में और विशेष रूप से जो है यूट्रस फाइब्राइड में जो है आपको प्रयोग जो है समझ में आ गया होगा। हाँ गोपाल जी पूछिए। गुरुजी, हाँ गुरुजी, मेरे जो पेट है ना गुरुजी, इस पे भी कुछ गांठे वाठे उत्पन्न हो रही। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा गुरुजी? मांसपाचक जी। देखिए जिनको जिनको भी गांठ है ना, आप हमें फ़ोन करिए और व्हाट्सएप पे अपना रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भेजिए, फोटो गांठ है तो उसका गांठ का फ़ोटो भेजिए। ठीक है, मुझे भेजिएगा, ग्रुप में नहीं भेजिएगा अभी। ठीक है, तो मुझे भेजिए। मैं ऐसा नहीं है कि सीधा मांसपाचक, मैं इतना देर से यही तो बता रहा हूँ कि सीधा मांसपाचक कैसे ले सकते हैं, हाँ ना, शुरू से होगा ना। हाँ, तो मैं आपको पूरी चिकित्सा बता दूंगा, हाँ, तो आप जो है 2 महीना 3 महीने लेकर के, है ना, आप अपना अनुभव बताइएगा। लेकिन क्या है कि सीधा नहीं लेना है मांसपाचक, पहले आप मुझे फ़ोटो भेजिए, जिनको जिनको भी है क्लास में, है ना, अपने क्लास में जो ले रहे हैं अभी जो भी जुड़े हुए हैं, तो जिनको जिनको भी है ऐसी समस्या और भी जैसे कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे पूछिए, आपको चिकित्सा तो बताएंगे ही ना, जो भी चिकित्सा हो सकेगा हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि मांसपाचक का प्रयोग करके आप कहीं का भी मांस को ठीक कर सकते हैं, ग्रंथि को ठीक कर सकते हैं। चाहे आपको देखिए अब इसे थायराइड में भी प्रयोग कर सकते हैं जी, है ना, क्योंकि वो भी क्या है जी, कफ आवृत उदान वायु है, और यूट्रस फाइब्राइड क्या है जी, कफ आवृत अपान वायु है, और वो क्या है, आप उदान वायु है। और जो मृत्युंजय जी ने बताया वो क्या है, ये ब्यान वायु है ना। और आप भी जो बता रहे हैं तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा, ब्यान वायु ही होगा, कफ आवृत ब्यान वायु ही होगा, है ना। यानी कि पूरे शरीर में कहाँ कहाँ है बताइए, 1-2 है या मल्टीपल है, कितने हैं? तो ये उसमें गुरुजी पेट पे है 2-3, हाँ, और 1-2 गुरुजी मेरी बाहों पे है बस। अच्छा, तो हो गया, बयान ही हो गया ये तो, है ना, कि कहीं भी उत्पन्न है, बगल में भी है, पेट में भी है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो भी है तो मांसपाचक का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको चिकित्सा सूत्र बताया हूँ उसके आधार पे करना है ना। पहले गट्ठर अग्नि को अच्छा करना है, फिर रस अग्नि को, फिर रक्त अग्नि को, फिर मांस अग्नि को अच्छा करके जब आप ठीक कर देंगे, और बाद में थोड़ा मेदपाचक भी ले सकते हैं अगर आपकी वजन बढ़ी हुई है, नहीं बढ़ी है तो मांसपाचक तक आप ले करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हमने क्या है मांसपाचक का एक रोग में प्रयोग देख लिया है। थायराइड में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जब उस व्यक्ति का जो है क्या होता है कि पूरे शरीर का जो है पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ रहा है, मतलब उसका वजन बढ़ रहा है, तब हम मांसपाचक का प्रयोग करेंगे ना तो ठीक होगा मांसपाचक। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मांसपाचक का प्रयोग देख लिया है, और भी किस किस बीमारी में मांसपाचक का प्रयोग हो सकता है। वैसे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि विशेष रूप से गांठ में, ग्रंथि में हम मांसपाचक का प्रयोग करेंगे, पर सोच समझ के करेंगे कि मासज है या मेदोज है। तो मासज रहेगा तो निश्चित रूप से मांसपाचक का करेंगे, मेदोज रहेगा तो मेदोपाचक के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे।
जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।